नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज चंद्रा। बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि उत्तराखंड के एग्जाम्स को लेकर के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उनको लेकर के अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे विश्व इतिहास के बारे में। विश्व इतिहास को लेकर के, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के आपने देखा होगा कि इससे पहले उत्तराखंड पीसीएस ने उत्तराखंड SSSC ने अपने एग्जाम में इसको रखा था। तो उत्तराखंड के SSSC के एग्जाम में, यूके SSSC के एग्जाम में इसे इंटर स्तर में इससे पहले पूछा गया था विश्व इतिहास को। लेकिन अभी हमने देखा कि बीपीडीओ जिसकी क्वालिफिकेशन स्नातक स्तर की है और उसके साथ जो अन्य पद हैं अल्पसंख्यक कल्याण विकास अधिकारी या सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इन पदों के लिए भी उसने विश्व इतिहास को शामिल कर दिया गया है सिलेबस में। तो अब जो स्नातक स्तर की परीक्षाएं हैं उसमें भी ये होगा। और आप जानते हैं कि यूके SSSC जो है वो 3 तरह की परीक्षाएं लेता है, एक इंटर स्तर की और एक स्नातक स्तर की और एक तीसरी विशेष योग्यता वाली मतलब जिसमें या तो कंप्यूटर ट्रिपल सी मांगा होता है या किसी में कृषि मांगा होता है या टेक्निकल एजुकेशन मांगी होती है। उस तरह की परीक्षाओं की तैयारी कराता है। तो इसे छोड़ करके इन दोनों के लिए इसने विश्व इतिहास के सिलेबस को शामिल किया है, जिसमें अच्छी क्वालिटी का कंटेंट सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें केवल 60 टॉपिक उसने शामिल किए हैं। पर इन 60 टॉपिक की चर्चा करने से पहले एक लाइन में मैं आपको अपने बारे में कहूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में सिविल सर्वेंट हूँ और 2018 बैच का पीसीएस हूँ। उसके अलावा करीब 12-14 साल मैंने यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए देश भर में पढ़ाया है और जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर रहा हूँ। उसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट में इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहा हूँ। दिल्ली आईएएस एकेडमी इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना भविष्य बना सकें। तो इस पर बात करते हैं और मैं पहुंचता हूं टॉपिक पर आपके लिए। विश्व इतिहास के 60 टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है, 7 टॉपिक्स, और इन 7 टॉपिक्स की मैं चर्चा करता हूं आपसे और उस पर से किसी एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे आज। तो पहला एक टॉपिक है पुनर्जागरण, और ये है यूरोप में पुनर्जागरण। तो स्पेशली पुनर्जागरण की घटना को हम यूरोप या पश्चिमी देशों के इतिहास से जोड़ करके देखते हैं, इसलिए यूरोप में पुनर्जागरण। और उसमें भी उसने कहा कि उसमें कलाकारों का, वैज्ञानिकों का और लेखकों का क्या योगदान है उसको पूछा है। ये 3 तरह की चीजें हैं पुनर्जागरण को लेकर के, कलाकारों, वैज्ञानिकों और लेखकों का योगदान, पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है प्रमुख ब्रिटिश राजवंश, और इसमें भी उसने प्रमुख ब्रिटिश राजवंश ये पूछा हुआ है और इसे भी उसने बाइफरकेट करके 3 हिस्सों में बांटा है और वो 4 हिस्सों में, और 4 राजाओं के बारे में, प्रशासकों के बारे में वहां के पूछा हुआ है। पहले प्रशासक उसने पूछे, पहले राजा हेनरी अष्टम, इनके बारे में पूछा है। और दूसरे हैं एलिजाबेथ के बारे में पूछा है, इन्हीं की बेटी थी एलिजाबेथ, हेनरी अष्टम की। और तीसरे हैं जेम्स द्वितीय। इनको एक विलासी शासक के रूप में ब्रिटेन में जाना जाता है। ब्रिटेन में विघटन का या ब्रिटेन की उन्नति को कम करने का श्रेय इनको जाता है, जेम्स द्वितीय को। यहाँ से गिरावट का दौर शुरू हुआ। और एक महारानी है विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया, ये चौथा टॉपिक ब्रिटिश राजवंश में से दिया गया है, महारानी विक्टोरिया। ये 4 चीजें, 4 राजाओं के बारे में, 4 प्रशासकों के बारे में पूछा है प्रमुख ब्रिटिश राजवंश में। और तीसरा टॉपिक है अमेरिका की क्रांति। हालांकि सिलेबस में फ्रांस की क्रांति पहले दिया है, लेकिन इतिहास की घटनाओं में अमेरिका की क्रांति पहले हुई थी, तो इसलिए हम इसे पहले देखेंगे, अमेरिका की क्रांति। और एक है फ्रांस की क्रांति।
हम लोग जानते हैं कि इसका के इतिहास में विश्व की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को बदलने में फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो फ्रांस की क्रांति को हम समझेंगे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो नारा है, जिसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया बाद में, वो इसी फ्रांस की क्रांति से लिया गया। और एक पांचवा टॉपिक इसमें दिया गया है, रूस की क्रांति। तो ये 3 क्रांतियां हमें पढ़नी हैं जिन्होंने विश्व की व्यवस्थाओं को बदलने में, दबे कुचले हुए लोगों की आवाज को उठाने में महत्वपूर्ण स्थान रखा। दुनिया में संविधान और नागरिकों के मूल कर्तव्यों, अधिकारों को विकसित करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इन 3 क्रांतियों को हमें समझना है। और छठा टॉपिक हमारा है, इसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। हम लोग जानते हैं कि 1914 से लेकर के 1918 तक दुनिया में विश्व युद्ध की स्थिति रही और इसका भी मुख्य केंद्र यूरोप था। और क्यों, किस कारण से ये हुआ और कौन धुरी राष्ट्र थे, कौन मित्र राष्ट्र थे, इसकी चर्चा करेंगे। क्यों ये समाप्त हुआ और इसके समाप्त होने से क्या योगदान हुआ, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक 7वां टॉपिक जो आखिरी दिया हुआ है वह है द्वितीय विश्व युद्ध। इस पूरे विश्व इतिहास की सीरीज में हम इतने टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये सब इंटरेस्टिंग है। विश्व इतिहास को समझने में जितना योगदान देंगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि भारत में जिस तरह से इतिहास का घटनाक्रम बदला और भारत में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, भारत को आजादी मिली, उस पूरे की चर्चा इस विश्व इतिहास के इस टॉपिक को समझने से हमें मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे यूरोप में पुनर्जागरण। पहला टॉपिक है ये विश्व इतिहास का, यूरोप में पुनर्जागरण। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पुनर्जागरण, फिर से जागना, इसका मतलब हुआ फिर से जागना। और इसे इंग्लिश में कहते हैं रेनेसां, फिर से जागना, ऐसा। और इंग्लिश में इसे हम रेनेसां ऐसा कहते हैं। तो रेनेसां का भी मतलब यही है, दोबारा से जागना। और यूरोप में ये घटना हुई दोबारा से जागने की। तो एक प्रश्न मन में उठता है, क्या ये लोग सो गए थे? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। पूरा यूरोप उस समय, जिस समय ये पुनर्जागरण हुआ, उससे पहले यूरोप लगभग सो चुका था। तो ये सोना क्या है? वैचारिक रूप से मनुष्य का शून्य हो जाना, नए विचारों का समाप्त हो जाना और अराजकता का, धर्म के नाम पर अंधविश्वासों का हावी हो जाना, ये वहां पर अंधकार का काल कहलाता था। तो इस तरह से सोया हुआ मनुष्य जब दोबारा जागा, और दोबारा जागने की बात हम पुनर्जागरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जिस यूरोप की बात कर रहा है वो यूरोप कभी प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों का स्थान रहा है। तो वहां से ज्ञान की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है पश्चिम के जगत में। ऐसा यूरोप आखिर कैसे दोबारा सो गया, इस बात को समझना होगा। तो यूरोप में पुनर्जागरण का मतलब है यूरोप के लोगों का ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला के प्रति फिर से जागरूक होना। तो मैंने कहा कि इसको हम रेनेसां कहते हैं। क्या है ये पुनर्जागरण, फिर से जागना क्या है? तो इसके लिए इसकी एक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। आखिर पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि क्या थी? तो इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि जिस समय ये घटना हुई है 15वीं सदी में। 15वीं सदी का मतलब हुआ शताब्दी में, और इसका मतलब हुआ सन 1401 के बाद। 1401 के बाद लगभग 1500 ईस्वी तक अलग अलग लोगों द्वारा यूरोप को आगे बढ़ाने के लिए, यूरोप में अंधविश्वास को कम करने के लिए और यूरोप में राजनीतिक अराजकता को खत्म करने के लिए जो काम किया गया, उसी को हम कह रहे हैं पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण में मुख्य रूप से जब ये 15वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले ऐसा क्या हुआ कि हमें पुनर्जागरण की जरूरत पड़ी? तो इससे पहले लगभग 5 से 15वीं शताब्दी तक के समय को यूरोप में अंधकार का युग कहा जाता है, एरा ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, अंधकार का युग। और ये अंधकार का युग कैसा था? ऐसा युग जिस समय लोगों को धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, राजनीतिक सत्ता के अनावश्यक निरंकुश तंत्र के कारण दबा दिया जाता है, कुचला जाता है, जहां मनुष्य अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना विकास नहीं कर पाता है, वैसा ये युग था।
मतलब 5वीं शताब्दी से लेकर के लगभग सन 500 से लेकर के 1500 करीब करीब 1400 ईस्वी तक ऐसा समय रहा। और यहाँ से शुरू हुआ कि किस तरह से इसके खिलाफ काम किया जाए, किस तरह से लोगों के हित में काम किया जाए। तो एक नया विचार जन्म हुआ, मनुष्यों का शोषण जहां नहीं हो वह ऐसे समाज का निर्माण हमें करना है। तो मनुष्यों के शोषण से रहित जो समाज होगा उसी को कहते हैं मानवतावादी समाज, यानी जिसमें मानववाद केंद्र में हो, मनुष्य जिसके केंद्र में हो उसको कहते हैं मानववाद। तो पश्चिम में, यूरोप में उसी समय मानववाद का विकास हुआ। और ये मानववाद का मतलब था जिस जीवन में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, विज्ञान में मनुष्य के हित को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसे हम कहते हैं मानवतावाद। तो पश्चिम में एक विचारक हुए, दार्शनिक हुए पेट्रार्क ने यह मानववाद की संकल्पना को दिया। और हमसे प्रश्न पूछा हुआ है कि मानववाद के संस्थापक कौन हैं या इसके जन्मदाता कौन है, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमैनिटेरिज्म। तो मानववाद के संस्थापक के रूप में हम पेट्रार्क को जानते हैं, इसने ये शुरुआत की। लेकिन ये कहानी इतनी ही नहीं है। अभी तो मैंने आपको पृष्ठभूमि इसकी बताई। पृष्ठभूमि में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय ये पुनर्जागरण हुआ 15वीं शताब्दी में, इससे पहले का युग अंधकार का युग था। और अंधकार के युग से उजाले के युग की ओर जब हम बढ़ते हैं तब हमें मोटे मोटे रूप में एक इस तरह से समझना होगा कि अगर ये हमारे लिए उत्तरी अमेरिका और ये ग्रीनलैंड का हिस्सा है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, तब हम जानते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा अफ्रीका का हिस्सा है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि इस तरह से ये विश्व मानचित्र में हम ये भारत की स्थिति, और इस तरह से आगे चलेंगे तो ये एशिया और इस तरफ में यूरोप, और यहाँ पर एक देश है ब्रिटेन। मुख्यतः जिस यूरोप की हम बात कर रहे हैं, जिस जगह पुनर्जागरण की हम बात कर रहे हैं, उसका केंद्र ये रहा है। ये पूरे ब्रिटेन से लेकर के ये वाला हिस्सा, ये नीचे लटका हुआ हिस्सा, ये इटली है। और इटली इस पुनर्जागरण के केंद्र में है, क्योंकि इटली की जो राजधानी है रोम में एक बहुत बड़ा चर्च, ईसाई धर्म का चर्च है। क्योंकि जिस पुनर्जागरण को हम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी है धर्म से संबंधित। मैं उसकी चर्चा अभी करता हूं आपसे, लेकिन पहले मानचित्र में समझ लेते हैं ये क्या है। कि ये इटली से लेकर के, ये पूरे ब्रिटेन से लेकर के पूरे फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ये सारा केंद्र रहा है। इसी को हम पुराने समय में एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, वही वाला ये यूनान नाम से हम इसे जानते हैं। तो यूनान जो कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों का घर हुआ करता था, उन्होंने जिस ज्ञान को दिया था वो अचानक अंधकार में चला गया। और अंधकार का मतलब है धार्मिक अंधविश्वासों में चला गया। तब मैं आपको एक कहानी यहाँ पर ये कहता हूं कि पश्चिम में इसी जगह पर ये एक धर्म था, इसको कहते थे सामी धर्म। सामी धर्म आगे चल करके 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। इनकी मान्यताएं बदल गई, और मान्यताएं बदली तो इसके एक हिस्से को हमने कहा ईसाई धर्म, और दूसरे हिस्से को कहा इस्लाम, और तीसरे को कहा यहूदी। ये मूल रूप से एक ही धर्म से जन्मे हुए हैं, सामी धर्म से। तो जब धर्मों में अलगाव होता है, धर्मों में विभाजन होता है, हम सब जानते हैं जब भी विभाजन होता है तो कहीं ना कहीं, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जब पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं तो उसमें ऊर्जा पैदा होती है, और द्वेष होता है तो अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में इन दोनों धर्मों में आपसी अलगाव की भावना हुई, द्वेष की भावना हुई, और इसी द्वेष की भावना ने धर्म के अंधविश्वास को ज्यादा से ज्यादा फैलाकर अपने समर्थक और सहयोगी जुटाना इनका मुख्य काम था। तो ईसाई धर्म में अलग तरह से अंधविश्वास फैलाए जाते थे, इस्लाम में अलग तरह से, यहूदियों में अलग तरह से। उसी अंधविश्वास को फैलाने के कारण पूरे यूरोप में ये अंधकार का युग फैला था 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। तो मैंने आपको कहा कि बेसिकली कंसेप्ट ये है, ये धर्मों का, अपने अपने धर्म का वर्चस्व बढ़ाने के लिए इनके द्वारा लोगों में अंधविश्वास पैदा किए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन पर विश्वास करें और इनके पीछे चलें। और इसी में क्या हुआ, मनुष्य का जो नैतिक विकास था वो पीछे चला गया, उसकी आर्थिक उन्नति थी, उसकी राजनीतिक अधिकार थे, वो सब पीछे चले गए। और मनुष्य जो कई सालों पहले विज्ञान की एक नई पराकाष्ठा पर होता, वो पीछे चला गया।
अब कैसे हुआ ये, इस क्रांति को समझें जिसको हम पुनर्जागरण कह रहे हैं। तो इस पुनर्जागरण में विशेषकर उसने शामिल किया है किसे, कि वहां के कलाकारों का, साहित्यकारों का और वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा। मैं इसके भाग 2 में आ रहा हूं। पहले तो मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि कही, पुनर्जागरण क्या है ये बताया, इसका अर्थ बताया, अब इसको रेनेसा कहते हैं ये बताया, फिर मैंने कहा इसकी पृष्ठभूमि क्या रही 5वीं से 15वीं शताब्दी तक के युग को जो अंधकार युग कहते हैं वो इसकी पृष्ठभूमि थी, और धर्म उसके मुख्य केंद्र में था जिसकी वजह से ये भटकाव हुआ। अब हम चलते हैं उस ओर कि आखिर इसको बदलने में, जिसको हम क्रांति कह रहे हैं, जिसको हम पुनर्जागरण कह रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पुनर्जागरण का आरंभ क्या था ये समझें। तो और केंद्र मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी में ये इसका केंद्र था। तो पुनर्जागरण के आरंभ में जाते हैं तो ये जो ये लटका हुआ हिस्सा हमें मैप में दिखाई दे रहा है, ये इटली है और इस जगह पर रोम बसा हुआ है। इसी इटली में एक नगर है, उसका नाम है फ्लोरेंस नगर। और ये प्रश्न आपसे पूछेगा क्योंकि इसी फ्लोरेंस नगर से इटली में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था। और यहाँ एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था दांते। दांते ने एक किताब लिखी, उसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। अच्छा, ये इटली में रहते थे, फ्लोरेंस नगर में थे। यहाँ की जो भाषा थी जनरली वो रोमन भाषा थी, लेकिन यहाँ जो आम आदमी जिस भाषा को बोलता था उस भाषा का नाम था टस्कन। तो पहली बार टस्कन भाषा में किसी ने साहित्य लिखने की कोशिश की और वो थे कवि दांते ने अपनी किताब डिवाइन कॉमेडी में ये बताया, एक ऐसी काल्पनिक यात्रा का उन्होंने वर्णन किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग गया तो मैंने वहां देखा कि वाकई में जो राज्य होता है वो कैसा होता है, और राज्य की जो वो कल्पना उन्होंने प्रस्तुत की वो बड़ी सुंदर थी। और उन्होंने इस नाते जनता में ये जागरूकता फैलाई कि राजा ऐसा नहीं होता है जैसा हमारे राज्य में है, राजा वैसा होता है जैसा स्वर्ग में है। तो स्वर्ग और पृथ्वी की इस यात्रा के माध्यम से ये इस कहानी को उन्होंने अपने डिवाइन कॉमेडी में लिखा। तो डिवाइन कॉमेडी को लेकर के दो सवाल कि एक तो इसके लेखक कौन है, दूसरा ये किस भाषा में लिखा गया है, तीसरा ये जो दांते थे ये किस नगर में पैदा हुए, क्योंकि इस दांते को हमें इसलिए पढ़ना है, इनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता यानी फादर ऑफ रेनेसां, यूरोप में फादर ऑफ रेनेसां इन्हें कहा जाता है। एक बात। और दूसरी बात, ये तो लेखक थे, एक लेखक और हुए इसी फ्लोरेंस नगर में जिनको आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है, उनका नाम था मैकियावेली ने एक किताब लिखी, ये भी फ्लोरेंस नगर के ही है, इटली में फ्लोरेंस जो नगर है वहीं पैदा हुए। इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था द प्रिंस के लेखक मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है, आधुनिक राजनीति का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो उन्होंने राजनीति को नई तरह से व्याख्या की और राजनीति असल में कैसी होनी चाहिए, किस तरह से यूरोप के लोगों का शोषण दमन राजा के द्वारा किया जा रहा है उसको पहली बार बताया, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ा। तो दो लोग जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए, एक तो मैकियावेली और दूसरे ये दांते जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी किताब लिखी। इन्होंने, ये फ्लोरेंस नगर के ही, इटली के ही दोनों लोग थे, इन्होंने पहली बार इस आवाज को उठाया कि समाज जागरूक हो। देखिए, इसके अलावा जैसे मैकियावेली दांते के अलावा भी कुछ और लेखक थे, जैसे एक थे फ्रांसिस बेकन को ब्रिटेन के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में से एक माना जाता था। इन्होंने भी अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया। इसके अलावा उसी समय जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग, इनका नाम आपने सुना होगा। मार्टिन लूथर किंग ने ये किया कि जो बाइबल थी जो रोमन में लिखी हुई थी उसका जर्मन में अनुवाद किया। ये प्रश्न पूछा हुआ है, जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, तो जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद मार्टिन लूथर किंग ने किया। और उसके अतिरिक्त एक लेखक थे टॉमस मूर की एक प्रसिद्ध किताब है, उसका नाम है यूटोपिया।
यूटोपिया मतलब होता है आदर्शवाद, आदर्शवादी समाज या आदर्शवाद को मानने वाला। इन्होंने समाज का वह रूप प्रस्तुत किया जिसमें सबसे आदर्श दशा में समाज को दिखाया जाता है। यानी पुनर्जागरण में जैसा समाज बिल्कुल नहीं था, जैसे हम भारत में राम राज्य की कल्पना करते हैं लगभग लगभग वैसे ही राज्य की कल्पना उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत की। तो अब देखें, लेखकों में दांते हैं, मैकियावेली हैं, दांते जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी, मैकियावेली द प्रिंस लिखी, और इन्होंने टॉमस मूर ने यूटोपिया किताब लिखी। इन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया। तो जागरूकता का ये सिलसिला, जैसे उसने पूछा है सिलेबस में साहित्यकारों का योगदान, तो इनकी इन पुस्तकों के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा उसने पूछा है कुछ वैज्ञानिकों के नाम। तो वैज्ञानिकों में मुख्य रूप से 2-3 के नाम हम ले सकते हैं। एक तो पोलैंड निवासी कौन थे? कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे, और कोपरनिकस का नाम हम ज्योग्राफी में बहुत जानते हैं। तो कोपरनिकस ने पहली बार ये कहा था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, जैसे टॉलेमी ने कहा था दूसरी शताब्दी में टॉलेमी ने यह कहा था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है। लेकिन कोपरनिकस ने ठीक उसके विपरीत बात कही और कहा कि सूर्य स्थिर है जबकि पृथ्वी घूमती है। तो ऐसा कहने वाला, इसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है, ये सिद्धांत पहली बार कोपरनिकस ने दिया। और इससे क्या हुआ, लोगों के सोचने का तरीका बदल गया। यानी कई सालों से जो जिसे लोग सच मानते थे वो सच अब बदल गया। तो कोपरनिकस को इसी बात पर जहर दे दिया गया था। ये लिखने वालों ने तब भी अपना साहस नहीं छोड़ा। ऐसे ही लिखने वाले या साइंटिस्ट लोग जो थे, बाद में गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, ये पूछा जाएगा। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की और इन पोलैंड निवासी कोपरनिकस की बात को सच साबित कर दिया, यानी सूर्य स्थिर है, उसके सापेक्ष पृथ्वी परिक्रमा करती है, इस बात को कहा। इसके अलावा विलियम हार्वे का नाम हमने सुना। उन्होंने उसी समय ये बात कही कि रक्त परिसंचरण मनुष्य के भीतर होता है, और इस थ्योरी को देने के बाद मतलब रक्त के प्रवाह की कहानी को बता करके उन्होंने ये बताया कि जिस मनुष्य में रक्त का संचार होता है वह कुछ भी कर सकता है। ये रक्त कोशिकाओं से, मनुष्य कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिकाएं हर पल जीती मरती हैं। ये जैसे धर्म के नाम पर ईसाई धर्म में या इस्लाम में या सामी धर्म जितने थे, उनमें जो बताया जा रहा था कि मनुष्य पाप करता है तो अगले जन्म में ये होता है, तो ये होता है। तो उसने पहली बार विलियम हार्वे ने ये कहा कि प्रतिपल जितने पल ये रक्त परिसंचरण के साथ कोशिकाएं जीती मरती हैं, मनुष्य उतनी बार जीता मरता है, अगले जन्म और पिछले जन्म की कहानी नहीं है। उसने विज्ञान की भाषा में इसे समझाने की कोशिश की विलियम हार्वे ने। इसने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया। और इसी समय एक और सिद्धांत आया, उसे कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया ये भी हम जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ये है वैज्ञानिकों का योगदान जो वो पूछना चाहता था। इससे पहले मैंने साहित्यकारों का कहा, अब वैज्ञानिकों का कहा, और तीसरा नाम उसने लिखा है कलाकारों का। हम बात करते हैं कि कलाकारों का योगदान क्या रहा। पुनर्जागरण काल में ही ये कुछ कलाकारों का योगदान उसने पूछा है। तो कलाकारों के योगदान में 3 प्रमुख कलाकार हुए वहां। एक तो लियोनार्डो दा विंची जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनको हम बचपन से ही जीके की क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, और माइकल एंजेलो और राफेल। ये 3 कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से पहली बार मनुष्य को केंद्र में रखा। मैं आपको कह रहा था ना कि मानवतावाद के संस्थापक जो थे वो पेट्रार्क थे। तो पेट्रार्क ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसकी सुख सुविधाओं और अच्छे जीवन को केंद्र में रखा। ऐसे ही इन्होंने अपने कला के माध्यम से कुछ प्रसिद्ध चित्र बनाए और ये बताया कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो पहला इनके एक चित्र का नाम है मोनालिसा, और ये हम जानते हैं मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन रहे हैं, लियोनार्डो दा विंची। और दूसरा इनका चित्र था द लास्ट सपर। और माइकल एंजेलो के भी 2 प्रसिद्ध चित्र हुए। एक था द फॉल ऑफ मैन और दूसरा था द लास्ट जजमेंट। और तीसरे कलाकार हुए राफेल, और राफेल का प्रभु यीशु की मां मेडोना का चित्र बड़ा प्रसिद्ध है। तो
यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ये 5 चित्रों का बड़ा ऐतिहासिक योगदान रहा है और इसी पुनर्जागरण काल को यूरोप में चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। यूरोप में चित्रकला का स्वर्ण युग का मतलब है पुनर्जागरण काल। और पुनर्जागरण काल की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है 15वीं शताब्दी से आगे का समय। इसी समय में जो ये कला, जिन 3 कलाकारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जब एग्जाम हॉल में ये पूछा जाता है कि इसमें से पश्चिम में पुनर्जागरण काल में इसका चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है, तो इन्हीं 3 में से ऑप्शन होंगे, ये 3, लेकिन इन 3 में से कोई भी उत्तर नहीं होगा। तो जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिम में पुनर्जागरण काल में जो चित्रकला थी उसके पिता कौन थे, तो उस व्यक्ति का नाम था जियाटो। इन 3 व्यक्तियों से पहले जिसने कला को वहां स्थापित किया उस व्यक्ति का नाम था जियाटो। तो जियाटो का नाम, क्योंकि ये चित्रकला का जनक था वहां, और इन 5 चित्रों के नाम और इन व्यक्तियों के नाम ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि विश्व इतिहास को परिवर्तित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरह से पुनर्जागरण काल में हम देखते हैं कि साहित्यकारों का, वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने ये बताया कि मनुष्य के बदलने से ही वह अपने इतिहास को बदल सकते हैं। तो इतिहास को इस बदलने की इसी परंपरा को हम कह रहे हैं पुनर्जागरण का आरंभ। और पुनर्जागरण काल में एक रूसो हुए जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब लिखी। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बताया, एक लाइन उनकी बड़ी प्रसिद्ध है कि मनुष्य सर्वत्र स्वतंत्र है, किंतु वह वहीं तक स्वतंत्र है जहां तक जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो मनुष्य उस समय किस तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ था और किस तरह से उसने आज़ादी पाने की कोशिश की, वो कैसे आज़ाद हुआ और इसका विकास कैसे धीरे धीरे जाकर के ब्रिटेन की ओर हुआ। ये यूनान से इसका केंद्र ब्रिटेन कैसे बना, ब्रिटेन में कैसे औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, प्रमुख राजवंश वहाँ के जो रहे उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जब पढ़ेंगे हम प्रमुख ब्रिटिश राजवंश। थैंक यू सो मच। हम अगली वीडियो में मिलते हैं।